बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद और आज हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली के बारे में पढ़ना है। हमें आपको पता है कि हमारी रीनल फिजियोलॉजी चल रही है, किडनी के बारे में हम काफ़ी पढ़ रहे हैं, उसकी सीरीज़ स्टार्ट हुई हुई है। सबसे पहले अगर इससे पहले वाली जो 2 वीडियोज़ हैं आपने अगर वो नहीं देखी हुई तो प्लीज़ सबसे पहले वो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ताकि जो है ना आपको एक सीरीज़ पूरे एक फ़्लो आपको समझ आए कि पीछे से हो क्या रहा था, किस तरह जो है ना फ्लूइड किडनी तक पहुंचता है, उसके बाद जो है ना फ़िल्टर आउट किस तरह होता है, सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। आज हमारा स्पेसिफिकली फोकस जो है ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली पे होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको मैं फिर बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारे पास ये जो है ना एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल्स से जो है ना फिल्ट्रेट यानी जो भी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था कि 120 मिलीलीटर पर मिनट जो है ना यहाँ से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट होते हैं कि ड्यू टू द प्रेशर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आर्टरीज़ बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जो आर्ट्रियोल है यानी ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो हमें पता है जहाँ पे एरिया कम हो जाता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना एरिया बहुत कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स थी। हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के बारे में भी पढ़ा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में किस तरह जो है ना सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं, वो जो है ना फिल्ट्रेट को पंप सोडियम और पोटेशियम आयंस को पंप करते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो है ना सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर सोडियम अमाइनो एसिड्स को भी, और इसी तरह सोडियम जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को, पोटेशियम आयंस को भी वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है। फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होती है। मिसाल के तौर पे ये जो 2 सेल्स हैं, हमने इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल अगर समझ लें ये वाले, तो हमें पता था यहाँ पे जो बेसल लैटरल मेम्ब्रेन थी, इसको बेसोलैटरल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ल्यूमेन के साथ होती है। तो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप थे। ये सोडियम आयंस को 3 सोडियम आयंस को बाहर और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया था और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया था। अब नेगेटिव चार्ज अंदर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो भी पॉजिटिवली चार्ज जा रहे थे, स्पेसिफिकली सोडियम आयंस वगैरह वगैरह, वो अंदर आ रहे थे। अब वो जब अंदर आ रहे थे वो अपने साथ ग्लूकोज के मालिक्यूल को भी अंदर लेके आ रहे थे, वो अपने साथ अमाइनो एसिड्स के मालिक्यूल्स को भी अंदर लेके आ रहे थे, विदाउट एनी ATP, विदाउट एनी काज ऑफ ATP, ठीक है ना। तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हमारा यहाँ तक हो गया सारा कुछ। हमारे पास जो है ना हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम ना स्पेसिफिकली लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली आ रही है, इसको डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली कहते हैं। डिसेंडिंग कहते हैं जो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आए, और ये जो आगे जा रही है इसे असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली है। आगे ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली होती है वो तकरीबन एक ही साइज़ की होती है, जबकि असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली होती है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली नीचे से तो थिन होती है, ऊपर जाके थोड़ी सी मोटी हो जाती है। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली नीचे से थिन है, ऊपर जाके थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा थिक होता है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें पता लग। दूसरी आपके जहन में ये चीज़ बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की, कि जो असेंडिंग लिम्फ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली होती है ना, यहाँ से सिर्फ वाटर बाहर जा सकता है, यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है यहाँ पे किसी किस्म के किसी सॉल्यूट की, यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम किसी आयंस की जो है ना ये इम्परमिएबल टू आयंस है, यानी किसी किस्म का कोई आयंस बाहर नहीं जा सके। उसकी वजह यह है कि कोई सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कोई को ट्रांसपोर्टर नहीं है, कोई प्रोटीन्स नहीं है जो यहाँ से जो है ना सोडियम और क्लोराइड आयंस को वगैरह वगैरह को बाहर लेके जा सके। और यहाँ से जाते जाते जो हमारे पास असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली आती है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली से सिर्फ आयंस बाहर जा सकते हैं, ये वाटर टू इम्परमिएबल है, यहाँ से वाटर बाहर नहीं जा सकता। अब देखें यहाँ से सोडियम भी गुजर है, वाटर भी, क्लोराइड भी गुजर है। अगर यहाँ से अगर सिर्फ वाटर जाएगा, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम नहीं जाएगा बाहर, तो क्या होगा, सोल्यूट थोड़ा सा जो है ना हाइपोटोनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जाएंगे फिर यहाँ पे जो है ना वाटर सिर्फ बाहर जाएगा, तो फिर क्या होगा, सोल्यूट हाइपोटोनिक हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो है ना सोल्यूट की। तो अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से जो है ना यहाँ से अगर वाटर आयंस बाहर जाए तो यहाँ से अगर वाटर बाहर जा रहा तो यहाँ से जाते जाते सोल्यूट्स खुद ब खुद बाहर जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना ये वाटर इम्परमिएबल है, यहाँ पे जो है ना वाटर कभी भी जो है ना बाहर नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जब यहाँ से जो है ना फ्लूइड गुजर होता है, हमें पता है यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना 65% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में 65% सोडियम क्लोराइड, सोडियम भी चला गया, क्लोराइड भी चला गया, कैल्शियम आयंस भी तकरीबन चले गए, मैग्नीशियम आयंस भी तकरीबन चले गए, ठीक है। ये 65% तकरीबन चला गया और 65% ही यहाँ पे वाटर चला गया।
यहाँ ये चीज़ हमें पता है, बाकी जो है ना 45% 35% तकरीबन सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे जैसे ये सलूट और ये कंसंट्रेशन नीचे आई जा रही है तो हमारे पास ये वाटर चैनल्स होते हैं। इस वाटर चैनल को हम नाम देते हैं एक्वापोरिन 1। जिस तरह ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में थे, यहाँ पे भी हैं, एक्वापोरिन 1 नाम इसका है। एक्वापोरिन के आगे और भी टाइप्स होती हैं, एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 3, एक्वापोरिन 4, वो आगे जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह में होती है। तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, वाटर जो है ना बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो है ना ये मेडुला ओब्लंगेटा में, मेडुला ओब्लंगेटा कह रहा हूँ, ब्रेन में, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज किडनी है, तो हमें पता है किडनी के अंदर छोटे छोटे से रेनल मेडुला होते हैं। अब एक रेनल मेडुला को हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। एक जो रेनल मेडुला होता है ना, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये रेनल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। जो इनर वाला पोर्शन है, ये सारा जो है ना हमारे पास रीनल मेडुला आ रहा है। हमें पता है कि रीनल जो है ना, किडनी के दो पोर्शन होते हैं, एक रेनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीनल मेडुला है, ठीक है। बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो यहाँ पे अपर सरफेस तक होता है, यहाँ पे रीनल मेडुला होता है। अब ये जो रीनल मेडुला होता है, इसके अंदर जो है ना तकरीबन मैक्सिमम जो नेफ्रॉन्स होता है, उसकी कलेक्टिंग डक्ट्स और उसकी जो है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली, और थोड़ा सा जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो रीनल मेडुला में होता है। स्पेसिफिकली जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, उसके जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली होते हैं, वो तकरीबन रीनल मेडुला के अंदर होते हैं। देखिए, अगर हम ऊपर वाला पोर्शन हम यहाँ तक देखें तो हमें पता है ये रीनल कॉर्टेक्स है हमारे पास, और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास रेनल मेडुला में आ जाता है। यहाँ तक देखें, क्योंकि ये हम रीनल कॉर्टेक्स समझ लेते हैं, नीचे वाला फिर इनर मेडुला होता है, आउटर मेडुला होता है, ठीक है। ये हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स में, नीचे वाला पोर्शन हमारे पास रीनल मेडुला में है। अब ये जो है ना, ये फिल्ट्रेट और ये जो भी चीज़ें थी असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली से यहाँ पे वाटर निकला, यहाँ से आइंस निकलेंगे, तो ये कहाँ जाते हैं, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाते हैं। इस वाली जगह को हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये हमारे जो बॉडी में साल्ट्स और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, वाटर एकदम यहाँ से रिलीज आउट नहीं होता। सबसे पहले अगर हम ये जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझ लेना, तो हमें फिर पता लग जाएगा कि वाई जो है ना, ये नेफ्रॉन, तो एक हमें ये पता लग, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ये भी बताऊँगा कि नेफ्रॉन्स जो है ना हमारे पास यूँ टेढ़े क्यों होते हैं, यूँ, इसकी शेप यूँ क्यों नहीं होती, यूँ क्यों होते हैं, इसकी शेप यूँ क्यों नहीं होती कि यहाँ पे ये सीधा होते, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली होता, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते और आगे होता, ठीक है। ये यूँ नहीं होते, ये बल्कि जो है ना हमें पता है कि ये टेढ़े होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली में ना एक ये ट्रांसपोर्टर होता है, इसका नाम होता है NKCC2 ट्रांसपोर्टर। इसका स्पेसिफिक नाम है NKCC2। N का मतलब है सोडियम, N चूँकि N ए सोडियम का सिंबल होता है, K का मतलब है पोटेशियम और C का मतलब है क्लोराइड। ये चैनल क्या करता है कि जब यहाँ से जो है ना सलूट वगैरह गुजर रहे होते हैं, तो जो दो सोडियम एक पोटेशियम और दो क्लोराइड आइंस, इनको जो है ना एक साथ ही जो है ना सेल के अंदर ले जाता है, ठीक है। हमें पता है कि जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है, उसका जो थिक चैम्बर है, यानी थिक पोर्शन है, वो जो है ना सिर्फ सॉल्ट्स को अंदर लेके जा सकते हैं, वो वाटर इम्परमिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे जिस तरह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता था, उस तरह का चक्कर नहीं है कि सोडियम आइंस के लिए अलग जो है ना प्रोटीन चैम्बर है, प्रोटीन चैनल है, पोटेशियम आइंस के लिए अलग प्रोटीन चैनल है, क्लोराइड आइंस के लिए अलग प्रोटीन चैनल है। यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है ना चैम्बर है, जिसको कहते हैं 2KCC2 NKCC2, यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड 2 ट्रांसपोर्टर भी इसे कहते हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की वजह यह है कि ये सारी चीज़ों को इकट्ठे को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, यही सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर आ गए हैं। अब सेल्स के अंदर आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस सोडियम आयंस के लिए अलग चैनल होगा, यहाँ से सोडियम आयंस बाहर निकल जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। यहाँ पे पोटेशियम आयंस के लिए अलग चैनल होगा, पोटेशियम आयंस भी बाहर निकल जाएंगे। पोटेशियम आयंस थोड़े इधर भी रहते हैं क्योंकि उन्होंने जो है ना फिर यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट भी होना होता है। और यहाँ पे जो है ना क्लोराइड आयंस के भी अलग चैम्बर होंगे, प्रोटीन चैनल होंगे, वो जो है ना मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पे सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस क्लोराइड आयंस को, ये सोडियम आयंस का हो गया, पोटेशियम आयंस का हो गया, क्लोराइड आयंस का हो गया, पोटेशियम आयंस का और ये क्लोराइड आयंस का। उसके बाद क्या होगा, सोडियम आयंस भी इधर आ गए, क्लोराइड आयंस भी इधर आ गए, ठीक है, पोटेशियम आयंस भी इधर आ गए, सोडियम आयंस इधर आ गए, पोटेशियम आयंस इधर आ गए, क्लोराइड आयंस इधर आ गए। अब उसकी वजह से क्या हो गया, जो रेनल मेडुला का पोर्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा साल्टी हो गया, यानी हाइपरटोनिक हो गया।
अब बहुत ही ज़्यादा साल्टी हो गया वो। अब ये यहाँ पे सारी जगह पे ये जो है ना सोडियम क्लोराइड आयंस आ गए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से वाटर गुजर रहा होगा ना, हमें पता है कि वाटर लव्स टू फॉलो सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। जिस तरह जो है ना ये एक्सपेरिमेंट आपने ये अक्सर जो है ना आपने 9th क्लास में भी ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि हम जो है ना एक सेल है उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, एनिमल सेल्स है तो उसके साथ क्या होता है, और अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसके साथ क्या होता है। देखें जहाँ पे भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, वहाँ पे जो है ना वाटर उससे जो है ना हमेशा जो है ना बाहर निकल आता है। ठीक है, जहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, मिसाल के तौर पे अगर हमने ऐसे सोल्यूशन में डाला है, यानी सी वाटर लिया है, सी वाटर में लेने के बाद जो है ना उसमें रेड ब्लड सेल्स हमने सी वाटर में डाल दिया। ठीक है ना, अगर सी वाटर में हमने रेड ब्लड सेल्स डाला है ना, तो हमें पता है कि बाहर क्लोराइड आयंस ज़्यादा है और सेल्स के अंदर जो है ना सोडियम और क्लोराइड आयंस बहुत कम है। तो सेल्स के जो रेड ब्लड सेल्स है उससे जो है ना सारा का सारा पानी निकल के ना सोडियम और क्लोराइड आयंस के पास चला जाएगा। जहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयंस ज़्यादा होते हैं वाटर हमेशा उसी तरफ मूव करते हैं और सेल श्रिंक कर जाएगा। और इसी तरह अगर हम किसी फ्रेश वाटर में ऐसी जगह पे रखें सेल्स को जहाँ पे जो है ना सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो या बिल्कुल हो ही ना, और उसमें अगर हम रेड ब्लड सेल्स को रख देते हैं तो अब सेल के अंदर जो है ना रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है ना सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वाटर जो है ना सेल्स के अंदर चला जाएगा और सेल रैप्चर हो जाएगा, फट भी सकता है। तो इसी तरह अब देखें यहाँ से सोडियम और क्लोराइड्स बाहर जाना है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, तो यहाँ पे जो है ना वाटर यहाँ से तो वाटर गुजर के नहीं जा सकता बाहर। क्यों? क्योंकि ये वाटर इम्परमिएबल है। अब वाटर कहाँ पे है? असेंडिंग लिम्फ ऑफ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ ल्यूपोफैली है, तो यहाँ से जो है ना एक्वापोरिन के जरिए वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा ताकि जो इसकी टोनिसिटी है वो जो है ना मेंटेन की जा सके। ठीक होगा। अब यहाँ से जो है ना वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से सोडियम आयड क्लोराइड आयंस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या होता है, फिर यहाँ से यही सोडियम और क्लोराइड आयंस दोबारा यहाँ से ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद जो है ना उसकी जो मतलब ब्लड के अंदर जो साल्ट्स की कंसनट्रेशन होती है वो दोबारा मेंटेन हो जाती है। अगर यहाँ से जो है ना सोडियम और क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो है ना डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद जो है ना कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद जो है ना क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे और ज़या हो जाएंगे। और हमने जो है ना इसे एक्सक्रीट आउट और ज़या होने से बचाना है, तो इसी लिए जो है ना यहाँ से ये सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और ये पोटेशियम आयंस सारे यहाँ पे ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद जो ब्लड की जो मतलब बफर सिस्टम है और ब्लड का जो मिनरल लाइन सिस्टम है उसके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या था, अल्टीमेटली हमारा मेन गोल ये था कि जो ब्लड से चीज़ें यहाँ पे चली गई नेफ्रॉन से, उसे दोबारा ब्लड के अंदर लेके जाना। अब ब्लड से जो यहाँ से नेफ्रॉन में चली गया 65% तो हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयंस यहाँ से ले गए थे, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल से। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन था डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ ऑफ ल्यूपोफैली था, लेकिन मसला ये था कि डिसेंडिंग से जो है ना सिर्फ वाटर जा सकता था और यहाँ से जो है ना सिर्फ क्लोराइड आयंस बाहर जा सकते थे। अब देखिए यहाँ से सिर्फ वाटर जा रहा है, वहाँ से सिर्फ जो है ना साल्ट्स बाहर जा रहे हैं, यानी मिनरल्स बाहर जा रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। अब इस प्रोसेस को हम ना काउंटर चेंज मैकेनिज्म्स कहते हैं। काउंटर चेंज मैकेनिज्म का मतलब ये है कि डिसेंडिंग से जो है ना यहाँ से जो है ना मतलब डिसेंडिंग लिम्फ से वाटर सिर्फ एक्सक्रीट आउट हो रहा है और वाटर जब एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उसके बाद जो है ना, और दूसरा मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो है ना ऑस्मोलैलिटी प्रेशर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए जब हम ऊपर तक की बात कर रहे थे तो हमें यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैलिटी प्रेशर होता है वो 300 मिलीपल ऑस्मोल होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ये 600 हो जाता है, यहाँ पे ये 900 हो जाता है और यहाँ पे तकरीबन 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है। अब ऑस्मोल का क्या मतलब है? ऑस्मोल का मतलब ये है कि अगर हम हाई ऑस्मोलैलिटी की बात करते हैं तो हाई ऑस्मोलैलिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना वाटर कम है और इसके अंदर जो है ना मिनरल आयंस ज़्यादा है, यानी सोडियम आयंस ज़्यादा है, क्लोराइड आयंस ज़्यादा है, पोटेशियम आयंस ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। अब इसको हाई ऑस्मोलैलिटी कहते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को भी जो है ना हम हाई ऑस्मोलैलिटी, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होंगे वो हाई ऑस्मोलैलिटी का सोल्यूशन होगा, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा वो लो ऑस्मोलैलिटी का सोल्यूशन होगा। मतलब मिसाल के तौर पे जहाँ पे साल्ट ज़्यादा वहाँ पे ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा, जहाँ पे साल्ट कम वहाँ पे ऑस्मोलैलिटी कम। ठीक है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी का जितना भी फ्लूइड होता है ना, हमारे सेल्स हो गए, हमारे ब्लड हो गया, सारा उसका 300 मिली ऑस्मोल जो है ना हमारे पास जो है ना उसकी ऑस्मोलैलिटी होती है। लेकिन ये जो नेफ्रॉन्स है ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ की ऑस्मोलैलिटी 1200 तक भी पहुँच सकती है। अब 1200 तक इसलिए पहुँची है क्योंकि अगर ये 1200 तक नहीं पहुँचेगी ना तो यहाँ से जो है ना वाटर बाहर नहीं जाएगा। वाटर बाहर तब भी जाएगा जब ये ऑस्मोलैलिटी 1200 तक पहुँचेगी, और ये ऑस्मोलैलिटी 1200 तक भी पहुँचेगी जब यहाँ से सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे। अब ये सोडियम आयंस, क्लोराइड और पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं तो रेनियल मेडुला का जो ऑस्मोलैलिटी है वो बढ़ गई है। मैंने आपको बताया जहाँ पे साल्ट्स बढ़ जाते हैं उसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। जब सोडियम आयंस बाहर चले गए, पोटेशियम आयंस बाहर चले गए, क्लोराइड आयंस बाहर चले गए तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या होगा, हाई ऑस्मोलैलिटी वाला हो गया। अब जब हाई ऑस्मोलैलिटी वाला हो गया तो यहाँ से वाटर एक्सक्रीट आउट होना, वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है। डिफ्यूजन के जरिए निकल रहा है और ये भी जो है ना डिफ्यूजन के जरिए ही बाहर जा रहे हैं।
ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं जा रहे, यहाँ पे कोई एटीपी का खर्च नहीं हो रहा, ये भी डिफिन के जरिए बाहर जा रहे हैं, ये भी डिफिन के जरिए बाहर जा रहे हैं। और ये भी जो है ना को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सोडियम आइंस क्लोराइड आइंस की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो खुद ब खुद सोडियम आइंस अंदर जाना है। जब सोडियम आइंस अंदर जा रहे हैं तो उसके साथ पोटेशियम आइंस और 2 क्लोराइड आइंस भी साथ अंदर चलेंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म है। काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म ये है कि देखें, काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म ये है कि हमने सोडियम आयंस को, क्लोराइड आयंस को भी बाहर निकालना है और वाटर को भी बाहर निकालना है। अगर यहाँ से सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा या थोड़ा सा वाटर बाहर निकल जाएगा तो ये वाला जो सोल्यूशन है यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सोल्यूशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाइपरटोनिक बन जाएगा, हाई ऑस्मोलैलिटी का बन जाएगा। तो ये हाई ऑस्मोलैलिटी का सोल्यूशन जब डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली पे जाएगा तो वहाँ से सोडियम और क्लोराइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही सोडियम और क्लोराइड आयंस जब बाहर निकलेंगे तो उसकी वजह यह है, इसकी वजह से यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और उसकी वजह से जो है ना हमारे पास ऑस्मोलैलिटी मेंटेन होगी और उसके बाद ये चीज़ें ब्लड में जाएंगी और ब्लड से जाने के बाद पूरी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल बराबर रहेगी। उसके बाद जो है ना जो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जो है ना ये ब्लड वेसल्स भी उसके घिरी होती हैं जिसे वैसा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक नेफ्रॉन बना के आपको दिखाऊं, ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नेफ्रॉन है, ये इसकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ गया है। अब ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ गया, अब हमारे पास होता ये है कि हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास आई है, ठीक है, हमारे पास ये आर्ट्रियोल है। अब ये जो हमारे पास आर्ट्रियोल होती है ना, उसके बाद ये जब आर्ट्रियोल इसने आगे जाके इंटरलोब्यूलर आर्टरी और उसके बाद जो है ना रीनल वेन बना के बाहर निकलना होता है। ठीक है ना, अब ये जो इंटरलोब्यूलर ये जो आर्टरी है, अब ये जो आर्ट्रियोल है स्पेसिफिकली यहाँ से जो है ना एक ब्रांच निकलती है जो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली से गुजरते 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 यहाँ से दोबारा एक्सक्रीट आउट होकर यहाँ से जो है ना दोबारा रीनल वेन बना के बाहर जाती है। अब ये जो हमारे पास ये वेन आ रही है इसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं, वो ये है। अब ये स्पेसिफिकली जो है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली से गुजर के हुए जाती है। उसकी वजह ये है कि इसका मेन काम ये होता है कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो है ना 1200 मिलीओस्मोल प्रेशर बना हुआ है, इसको मेंटेन करना, इसको जनरेट करना नहीं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमने स्पेसिफिकली ये जो वेजा रेक्टा है उसकी वेजल यहाँ पे बनाई हुई है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 300 मिलीओस्मोल है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 900 है और यहाँ पे 1200 मिलीओस्मोल हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। और इसके अलावा हमारे पास हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सोडियम आयंस मौजूद है, क्लोराइड आयंस मौजूद है, बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और इसके अलावा पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयंस मौजूद है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास ये असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली थी स्पेसिफिकली यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ, यहाँ पे चला गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे वाटर जाने लग गया तो उसके क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयंस कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आयंस भी दोबारा ब्लड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोबारा ऑस्मोलैलिटी प्रेशर जो है ना मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जितनी ऑस्मोलैलिटी तो उतनी मेंटेन हो जाएगी और इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म भी कहते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है हमारे पास। ठीक है, ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म स्पेसिफिकली जो हमारे पास डाइल्यूट यूरिन होता है ना, और कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास स्पेसिफिकली ये तभी रोल प्ले करते हैं वेजा रेक्टा वाले न्यूट्रॉन जो जुक्स्टामेडुलरी होते हैं। हमने या रोज़ा रखा हो या जो है ना हम किसी डेजर्ट वगैरह पे गए हो या किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे हमारे पास पानी की बहुत शदीद कमी हो, तो उसके बाद जो है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोबारा मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ या आपको शायद समझ ना आया हो। ये देखिए हमारे पास रेनल पैरामिड्स होते हैं और रेनल पैरामिड्स के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, नेफ्रॉन्स आधे रीनल मेडुला में होते हैं और आधे रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं। और इसका जो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली पढ़ा है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली हमारे पास रीनल मेडुला में होता है। जो मेडुला के अंदर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है स्पेसिफिकली जिसमें हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली आते हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिकली रीनल मेडुला के अंदर होते हैं। और रीनल मेडुला की जो बाहर जगह है ना, इसको कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यहाँ पे जो है ना क्लोराइड है, सोडियम आयंस, ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। उसकी वजह ये है कि मेडुला जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एली है, यहाँ से सिर्फ वाटर बाहर निकल सकता है और वहाँ से सिर्फ आयंस बाहर निकल सकते हैं। तो हमने वाटर भी बाहर निकालना है और आयंस भी बाहर निकालने हैं। अगर यहाँ से पहले ही वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, आयंस जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। जैसे जैसे वो हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होकर यहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखें, अगर हमारे पास सोडियम और क्लोराइड यहाँ से बाहर निकले और यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये तो फिर हाइपरटोनिक रहेगा ही नहीं।
इसके जो सोडियम और क्लोराइड है ये तो बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये वेजर एक्टा होती है। वेजर एक्टा क्या करती है, जैसे ही यहाँ से वाटर बाहर निकलता है वो वाटर चला जाता है वेजर एक्टा के अंदर। तो उसके बाद जो है ना जैसे यहाँ से जो है ना क्लोराइड एंड सोडियम आयंस बाहर निकलते हैं वो भी तकरीबन वेजर एक्टा के अंदर चले जाते हैं या थोड़े से यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मेडुलरी इंटरस्टिशियम हमारे पास जो है ना मतलब हाइपर ऑस्मोलर रहती है, हाइपर ऑस्मोलर रहती है। और इसकी हाइपर ऑस्मोलरिटी की जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और ये इजी टॉपिक है इंशाल्लाह। बस।